नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बिंदास और बहुत ही मस्त होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए और क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं और उम्मीद है कि सभी बच्चे मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे और सभी प्यारे साथियों तक मेरी ये जो आवाज़ है बिल्कुल पहुँच रही होगी। तो सभी बच्चों को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी बच्चों को मैं नमस्कार करती हूँ। आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हम लोगों का क्या चल रहा है भाई? वायरस से होने वाली बीमारियां। हम लोग पढ़ रहे हैं वायरल डिजीजेस, तो आज वायरल डिजीजेस को हम लोग कर देंगे खत्म। तो आइए मेरे साथ हेडिंग डालिए वायरल डिजीजेस, ठीक है? हेडिंग डालेंगे वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस यानी कि विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग। मैंने कल आपको विषाणु जनित रोग में कुछ बीमारियां कराई थी, जैसे आपने एड्स के बारे में कर लिया था। आप लोगों ने बात करी थी चेचक के बारे में, तो चेचक के बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी। चलिए आइए बात करते हैं चेचक के बारे में। स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक, ठीक है? तो जो स्मॉल पॉक्स होता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। ये बात मैंने कल बताई थी कि वायरस जो होते हैं वो करते हैं इस बीमारी को, ठीक है? यानी कि ये बीमारी जो होती है ये वायरस के कारण होती है। अब बात ये है, मुद्दा ये है कि कौन सा वायरस जो इस बीमारी को करता है, कौन सा वायरस है? तो मैंने कहा था वेरियोला, ठीक है? वेरियोला वायरस, वेरियोला, ठीक है? आपने बात करी थी वेरियोला वायरस। आप लोगों ने लिखा था कि वेरियोला वायरस जो है ये करता है हमारे अंदर ये बीमारी, वेरियोला वायरस, ठीक है? क्लियर? आओ आगे बात करते हैं। अब वेरियोला वायरस की बात करें, वेरियोला वायरस की बात करें तो ये वायरस हवा में रहता है दोस्तों। कहाँ रहता है? एयर में रहता है, हवा में। ये वायरस रहता है हवा के अंदर, एयर में। अब हवा में रहेगा तो बेटा हवा के जरिए ही इसका इन्फेक्शन होता है, जो चेचक होती है इसका। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये भारत से जा चुकी है, क्योंकि इस बीमारी को अब भारत ने कह दिया है बाय बाय टाटा। तो इस बीमारी से भारत मुक्त हो चुका है, भारत मुक्त हो गया। क्यों मुक्त हो गया? क्योंकि इसकी बनी है दोस्तों वैक्सीनेशन, ठीक है? अब ये भारत में नहीं होती है बीमारी, इस बीमारी से भारत मुक्त हो चुका है, इंडिया फ्री हो चुका है, क्योंकि अब ये बीमारी भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बीमारी के लिए बनी है एक वैक्सीनेशन। तो भैया इस बीमारी से बचाव के लिए जो टीका बच्चों को लगाया जाता है वो कौन सा है, आपको पूछा जाता है। इस बीमारी से बचाव के लिए जो टीका दिया जाता है उस टीके का नाम है स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। उस टीके का नाम है बच्चों स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, ठीक है? यानी कि चेचक का टीका। तो आपको ये बहुत बार पेपर में बना है कि चेचक का टीका किसने बनाया। तो आप लोग बताओगे कि स्मॉल पॉक्स यानी चेचक से बचाव के लिए बच्चों में लगाई जाती है एक वैक्सीनेशन, एक टीका जिसका नाम है चेचक का टीका, जिसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। ये टीका किसने बनाया? आप में से कई बच्चे जानते हैं भाई। इस टीके को बनाया था, इस टीके की जो खोज करी थी वो करी थी एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने। इस टीके की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी, आप बताओगे, एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने भाई? एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर का नाम आप लोग याद रखोगे। एडवर्ड जेनर ने 1796 में इस टीके को बनाया था दोस्तों, एडवर्ड जेनर। तो ये आपको पूछा जाता है कि एडवर्ड जेनर ने कौन से टीके की खोज करी थी? आप बताते हो स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज करी। और ये स्मॉल पॉक्स का जो टीका है इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने करी थी, इसीलिए एडवर्ड जेनर को कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है? तो इन्होंने ये जो आप लोगों का स्मॉल पॉक्स का टीका होता है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन जो है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन यानी कि चेचक का टीका जो है दोस्तों, चेचक का टीका, ये जो टीका है इस टीके के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस टीके को किसने बनाया? अभी अभी मैंने कहा एडवर्ड जेनर ने बनाया, एडवर्ड जेनर।
तो बेटा ये जो एडवर्ड जेनर है ना, इनको कहा गया फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो ये आपको कभी भी पूछे कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको कहते हैं, तो आप कहते हो एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को, यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता दोस्तों। अब आपको एक बात बतानी है मुझे, प्रतिरक्षा क्या होती है बेटा, रोगों से लड़ने की शक्ति, आपके शरीर में ऐसी शक्ति जो आपको रोगों से बचाती है। तो ये जो टीके आपको लगाए जाते हैं ना, ये आपको रोगों से बचाते हैं। जैसे कोरोना रोग जब आया तो कोरोना के बारे में किसी को नहीं पता था क्या है कैसे है, फिर धीरे धीरे उसकी जांच हुई तो भैया उस पर क्या बनाया गया, उसकी वैक्सीनेशन बनी, टीके बने, फिर सबको टीके लगाए गए और फिर कोरोना की रोकथाम हुई। तो कोरोना के वायरस से लड़ने की जो एंटीबॉडी है हमारे शरीर में वो बन गई, ठीक है। तो जो टीका होता है बेटा वो हमें इम्यूनिटी देता है, तो सबसे पहला टीका यही था। इसी को कहते हैं दोस्तों प्रथम टीका, इसी को कहा जाता है प्रथम टीका। बेटा सबसे पहला टीका है ये, फर्स्ट वैक्सीनेशन है ये, सबसे पहला टीका यही बना था, इसके बाद बने हैं दूसरे टीके। तो इसीलिए सबसे पहला टीका इन्होंने ही बनाया, एडवर्ड जेनर ने, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एक बच्चे का डाउट है कि मैम वायरस की खोज किसने करी, तो वायरस को इवानोस्की ने ढूंढा था बेटा, इवानोस्की, इवानोस्की, ठीक है, इवानोस्की। विषाणु के बारे में जब भी आपको पूछता है विषाणु की खोज, आप बताते हो इवानोस्की ने, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ वायरस आप लोग बताकर चलते हो इवानोस्की, ठीक है। चलो आगे बात करें। तो अब आपने चेचक के टीके के बारे में ये पॉइंट पढ़े हैं और ये आपको पेपर में पूछे जाते हैं। अब आ जाओ अगली बीमारी की बात करते हैं। भाई तीसरी बीमारी जो वायरस के कारण होती है, ठीक है। आपने ट्रिक पढ़ी थी ना, ए चाचा इन्हें डांटो, ए से एड्स पढ़ लिया, चे से चाचा पढ़ लिया, है ना, यानी कि चेचक पढ़ लिया, और अब है ए इन्हें यानी इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, इसको आप लोग इन्फ्लुएंजा कहते हो और साधारण भाषा में इसे कहा जाता है फ्लू, साधारण भाषा में कहते हैं फ्लू। कई बार बोलते हैं ना यार मुझे तो फ्लू हो गया, फ्लू हो गया मतलब कि जुकाम खांसी हो गए, ठीक है, ये होता है फ्लू, ठीक है। फ्लू, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं कि ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी हमारे अंदर विषाणु करता है बच्चों, ये बीमारी भी हमारे अंदर वायरस करता है, और वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा मतलब जो बीमारी का नाम वही वायरस का नाम। वायरस से होने वाली बीमारियों की ये खास बात है कि जो बीमारी का नाम है वही उनके वायरस का नाम है ज़्यादातर का, ठीक है। तो इसका भी नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा। तो आप लोग बताओगे इन्फ्लुएंजा विषाणु। वैसे इस वायरस का नाम नहीं पूछा जाता पेपर में, लेकिन आपको ये ज़रूर पूछा जाता है कि इन्फ्लुएंजा कैसी बीमारी है, जीवाणु से होती है या विषाणु से होती है, तो आपने कहा ये विषाणु से होती है, वायरस से। इन्फ्लुएंजा रोग भी एक वायरल डिजीज के अंदर आता है, एक वायरस से होने वाली बीमारी है ये, ठीक है। अब इस बीमारी का लक्षण कभी आपको पूछे, इस बीमारी का सिम्टम, इस बीमारी का लक्षण क्या होता है दोस्तों, तो ये जो बीमारी होती है इस बीमारी में खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द ये होता है। तो दोस्तों आपको क्या हुआ, खांसी हुई, खांसी के साथ जुकाम हो गया आप लोगों को, या बुखार आ गया आप लोगों को, ठीक है, सर दर्द हो गया, और दोस्तों बदन दर्द हो गया, ये सब इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं जो आए दिन हमें लगे रहते हैं, है ना। तब भी आपको बुखार होता है, डॉक्टर कहता है वायरल हो गया, वायरल सुना है ना, वायरल वही है ये, तो मतलब वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, सर दर्द, खांसी, जुकाम ये सब हो रहा है। तो भैया कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है ना, फीवर हो सकता है आप लोगों को, हेडेक हो सकता है, हेडेक, ठीक है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एके हो सकता है, बॉडी एके हो सकता है। तो ये सब होती हैं क्या आपके इस बीमारी के लक्षण।
जो कि आपको नहीं पूछे जाते। इसकी कोई ऐसी वैक्सीनेशन भी नहीं है। इसमें आप एंटीवायरल दवाइयाँ खाते हो, जैसे पैरासीटामोल दे दी, क्रोसिन दे दी, या दूसरी बीमारियाँ दूसरी दवाइयाँ आपको दे दी। ठीक है। अब एक नोट कर कर चीज़ आपको पूछी जाती है पेपर में। नोट कर कर एक चीज़ क्या आती है, कई बार आपको साधारण जुकाम के बारे में पूछ लेता है। साधारण जुकाम, भाई ये एक जुकाम, ये वाला जुकाम तो हो गया आपको इन्फ्लुएंजा के साथ ही, यानी खांसी बुखार बदन दर्द सर दर्द के साथ जुकाम हो रहा है। एक केवल जुकाम है बेटा, साधारण जुकाम। ऐसे ही भाई बुखार उखार कुछ नहीं है, बस ऐसे ही नाक बह रही है, साधारण जुकाम। कॉमन कोल्ड वो किसके कारण होता है, तो कॉमन कोल्ड जो होता है ये भी वायरस के कारण होता है। ये पूछा जाता है आपको पेपर में कि साधारण जुकाम किसके कारण होता है, आप कहते हो वायरस के कारण। और मैम कौन सा वायरस है, तो आपने कहा राइनो वायरस। राइनो वायरस दोस्तों, तो राइनो वायरस करता है हमारे अंदर, राइनो विषाणु ये करता है हमारे अंदर साधारण जुकाम। ठीक है, राइनो विषाणु, क्योंकि ये राइनो वायरस जो है, राइनो का मतलब होता है नाक दोस्तों, राइनो का मतलब होता है नोज यानी कि नाक। ठीक है, और जुकाम कहाँ होता है, जुकाम कान में होता है क्या, किसी के कान में हुआ है जुकाम। मैम ये स्मॉल पॉक्स वेरिएक क्या नुकसान करता है, स्मॉल पॉक्स बेटा अब तो होती नहीं है, पहले होती थी। पूरे शरीर पर दाने निकल जाते थे, इतने मोटे मोटे दाने, उनमें पस पड़ जाता था और पूरे बुखार आता था, आंख के अंदर भी नाक के अंदर भी ये दाने निकलते थे, इसमें मृत्यु भी हो सकती थी, इतनी खतरनाक बीमारी थी। अब नहीं होती है बेटा। ठीक है, अब आओ, तो ये साधारण जुकाम कभी भी पूछे वायरस से होता है, राइनो वायरस से। इन्फ्लुएंजा के बारे में इतना पढ़ना है। अब आओ अगली बीमारी की तरफ बढ़ते हैं भाई, चौथे नंबर की बीमारी जो कि आप लोगों को जैसे हम ट्रिक के आधार पर चल रहे हैं तो सारी बीमारियां कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। डेंगू लिख लो पहले, डेंगू। डेंगू से क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि डेंगू नाम की जो बीमारी है वो किसके कारण होती है, तो डेंगू जो होता है ये भी वायरस के कारण होता है। डेंगू किसके कारण होगा दोस्तों, विषाणु के कारण होता है। डेंगू रोग हमारे अंदर वायरस करता है इस बीमारी को। मैम कौन सा वायरस है जो डेंगू रोग करता है, आप लोग बताकर चलोगे कि डेंगू रोग करता है हमारे अंदर अरबो वायरस। अरबो वायरस दोस्तों, अरबों का आता है वायरस, अरबो वायरस है ना। तो कई बार मैं आपको याद कराती हूँ अरबो, भैया लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, ये तो अरबों का आता है। तो अरबो वायरस है ये डेंगू का। ठीक है, और मैडम जी ये जो अरबो वायरस होता है ये वायरस कहाँ रहता है, तो बेटा बेसिकली सारे वायरस हवा में ही है, एयर में ही रहते हैं, तभी आपकी बॉडी के अंदर जाकर क्या करते हैं दोस्तों, आपको बीमार करते हैं। वायरस को ना, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ये आपको पता है। तो जब ये हवा में घूम रहे हैं तो एक छोटे छोटे कणों की तरह हैं, हमें दिखाई भी नहीं देते, सांस के साथ अंदर चले जाएंगे, जैसे ही हमारी बॉडी में जाएंगे फिर ये जीवित उठते हैं, हमारी बॉडी के डीएनए से अपना डीएनए अपना आरएनए बनाने लगते हैं और ये जिंदा उठते हैं, तो हमारे शरीर में जाकर ये जिंदा हो जाते हैं जो वायरस होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो अरबो वायरस होता है ये डेंगू का वायरस है। अब ये अरबो वायरस वैसे तो हवा में रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर कौन सा ऐसा कारक है जो इसको हमारे शरीर में पहुंचाता है, जो इस वायरस को हमारे शरीर में पहुंचाता है। तो ये हवा के माध्यम से तो बेसिकली डायरेक्टली हमारे शरीर में नहीं जाएगा, लेकिन ये एक वारक, एक कारक की तरह, कारक की वजह से हमारे शरीर में जाएगा, और वो कारक है दोस्तों मच्छर, वो कारक है मच्छर। तो मच्छर कौन सी है पूरा लिखवा देती हूँ, तो मादा एडीज इजिप्टी नाम की मच्छर है, मादा एडीज इजिप्टी। तो भैया खून पीने का काम महिलाओं का, और जो आपको बीमारी करती है ना वो भी मादा मच्छर है। तो मादा एडीज इजिप्टी मच्छर है, यही इसको हवा से लेकर अपने अंदर घूमती है और हमें काटकर इसे हमारे अंदर पहुंचा देती है। तो ये है फीमेल एडीज इजिप्टी, फीमेल एडीज इजिप्टी दोस्तों, फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो क्या है, ये करती है हमारे अंदर डेंगू रोग, क्योंकि हवा से ये वायरस उसकी गट पर चिपक जाता है, उसके डंक पर, और जब भी अपना खून हमारे डंक को डालकर पीती है, अपने डंक को हमारे खून में डालकर खून पीती है, तो हमारे खून में छोड़ आती है फिर इस वायरस को, और ये वायरस हमारे खून में जाकर हमारी प्लेटलेट पर हमला करता है, हमारी प्लेटलेट को चट कर जाता है, जिससे प्लेटलेट कम हो जाती है डेंगू में। अब ये जो मादा एडीज इजिप्टी मॉस्किटो है दोस्तों, इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है।
इसका एक और नाम है, इसे हम लोग टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टाइगर मॉस्किटो। चीता मच्छर है ये, चीता मच्छर। क्यों कहते हैं इसको चीता मच्छर? क्योंकि ये चीता की तरह दिखती है, टाइगर की तरह। दिखाऊं कैसी दिखती है? चलो भाई तुम्हें दिखाते हैं। हाँ, एडीज इजिप्टी को। तो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो है वो देखो ऐसी दिखती है, देखो इस पे धारियां हैं, ठीक है, जैसे टाइगर पर धारियां होती है ना, ऐसे इस पे काली सफेद धारियां होती हैं। तो ये आप लोगों को इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है टाइगर मॉस्किटो। इसीलिए दोस्तों ये बन गई है टाइगर मॉस्किटो, ठीक है। ठीक। अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड फुल हो जाती है मैम। हाँ, ठीक। कान में किसके खांसी हो गई भाई, ये बताओ मुझे, किसके कान में खांसी हो गई? तो देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि डेंगू जो होता है वायरस के कारण है, वायरस अर्बो है। अर्बो वायरस हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है? एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा। एडीज इजिप्टी को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं क्योंकि इस पे धारियां हैं। अब बात करते हैं डेंगू के लक्षण की। दोस्तों किसी को हुआ है डेंगू? तुम में से किसी जाबाज बच्चे को डेंगू हुआ है? तो इसके सिम्टम बताओ भाई क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो बुखार आएगा दोस्तों, ठीक है, उल्टी होती है डेंगू में, वॉमिटिंग होती है दोस्तों, है ना, वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग। और दोस्तों उल्टी मतलब वॉमिटिंग होगी तो उल्टी। दूसरा बुखार आता है ना, बुखार काफी तेज होता है, फीवर आता है। और जोड़ों में दर्द, भैया ऐसा लगता है हाथ पैर टूट रहे हों। तो आप लोग बताते हो हड्डियों में दर्द या जोड़ों में दर्द? तो मैं लिख रही हूँ हड्डियों में दर्द, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं दोस्तों। पेन इन बोन, पेन इन बोन्स, आपकी बोन्स में इतना दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट गई हों। इसीलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। आपको कभी भी पूछे कि हड्डी तोड़ बुखार कौन सा होता है? बोन क्रैकिंग फीवर, इसको कहा जाता है बोन क्रैकिंग फीवर। कौन सा वायरस जनित रोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है? ऐसा प्रश्न बना है तो आप कहोगे डेंगू। डेंगू को कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार, इसमें हड्डियों में इतना दर्द होता है ऐसा लगता है हड्डियां भैया टूट गई हूँ। और इसका एक और लक्षण क्या हो सकता है? प्लेटलेट कम हो जाती हैं, ये तो भैया सब जानते हैं। तो चौथा लक्षण प्लेटलेट में कमी, प्लेटलेट्स में कमी। तो प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है, ठीक है, यानी डिक्रीज प्लेटलेट, डिक्रीज्ड प्लेटलेट। जो प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों उनमें कमी आ जाती है, प्लेटलेट्स खत्म, प्लेटलेट्स डाउन चली जाती हैं और कई बार मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये आपको याद रखना है डेंगू से। और कुछ जानकारी चाहिए तो बताओ। बेटा ये डेंगू है, इसके इतनी बातें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। अभी इसकी कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं आई है जो लगा दी जाए जिससे कि डेंगू ना हो। इसमें दवाइयाँ ही चलती हैं, वायरस वाली दवाइयाँ इसमें आपको दी जाती हैं। अगली बीमारी की बात करते हैं, 5th नंबर पर बात करेंगे रेबीज़ की दोस्तों। रेबीज़, रेबीज़ एक और इम्पोर्टेंट बीमारी जो आपको वायरस से होती है और पूछा जाता है, रेबीज़। दोस्तों रेबीज़ को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज़ का एक और नाम है भाई हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज़ नाम की बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया किस बीमारी को कहा जाता है? कौन सा विषाणु जनित रोग है जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं? आप कहते हो रेबीज, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है, डर। यानी इस बीमारी में क्या लगता है? पानी से डर लगता है। तो पानी से डर लगता है, वाटर फियर, यानी कि पानी से डर लगता है इस बीमारी में। जिसको भी रेबीज होगा ना वो कभी पानी के पास नहीं जाएगा, पानी पीता भी नहीं है बेटा वो, ठीक है ना। अच्छे, हाँ। तो भैया जो खून पीता है ये मच्छर है, मादा मच्छर पीती हैं खून, सही बात है। और ये जो आप लोगों का हाइड्रोफोबिया बीमारी है इसी का दूसरा नाम रेबीज है, या रेबीज को ही कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। अब इस बीमारी को भी कौन करता है तो आप सब जानते हो, विषाणु करता है दोस्तों, विषाणु।
ये बीमारी भी हमारे अंदर वायरस करता है। और कौन सा ऐसा वायरस है जो हमारे अंदर कर रहा है रेबीज? आप बताओगे रिबडो वायरस। क्या है दोस्तों? रिबडो वायरस, रिबडो विषाणु यानी रिबडो वायरस। ठीक है, आप बताएंगे रिबडो वायरस। ये वायरस हमारे अंदर करता है रेबीज। तो रैसे रेबीज, रैसे रिबडो, तो रिबडो वायरस करता है रेबीज रोग। अब ये जो रिबडो वायरस होता है ना, इसके बारे में याद रखना कि ये किसके अंदर रहता है, ये कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है। तो इसका भी कारक आपको पूछा जाता है, इसका भी वेक्टर आपको पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इस बीमारी को करने वाला यानी कि ये जो रिबडो वायरस है ना, ये रहता है कुत्तों में, बिल्लियों में, बंदरों में। ठीक है, तो जितने भी जानवर हैं जो आपको काट सकते हैं, जैसे गली में कोई आवारा कुत्ता है तो उससे बच के चला करो, काट सकता है, उसकी लार में रेबीज हो सकता है ना। बिल्ली, बिल्ली तो वैसे खुद ही भाग जाती है तुम्हें देखकर, पर कभी तुम जबरदस्ती बिल्ली को पकड़ो और बिल्ली तुम्हें काट ले और बिल्ली तुम्हें दिखा दे दिल्ली। ठीक है, तो इसीलिए बिल्ली से भी बच के रहा करो। बंदर, बंदर तो जबरदस्ती चिपटते हैं बेटा, मुझे बहुत चिपटते हैं बंदर। मतलब मैं रास्ते में कहीं जा रही हूँ और बंदर बैठा है, मैं उसे कुछ ना कहूँ लेकिन वो फिर भी मेरे पास आएगा पूछने के लिए मेरा हाल चाल, हाय भावना दीदी कैसी हो। तो बंदर, तो भैया बंदर से बचकर रहो अपने घर के अंदर। ठीक, अब बंदर हो गया, भेड़िया, इनसे तो मेरा कभी मुकाबला ही नहीं पड़ा। भेड़िया से तो लोमड़ी भी मुझे कभी नहीं दिखी। इच्छा है मेरी दिल्ली इच्छा, मुझे भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ ये सब नजर आए। गीदड़, गीदड़ मैंने दूर से देखे हैं, कभी पास से जाकर नहीं देखे। ठीक है, और आप बता सकते हो और कौन कौन से जानवर हो सकते हैं जिनके काटने से हो सकता है? चमगादड़, चमगादड़ से भी हो सकता है दोस्तों, चमगादड़। ठीक है, तो आप लोग बताकर चलते हो, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, है ना, मोंकी हो गए दोस्तों, मोंकी। आप बताओगे वुल्फ हो गया, फॉक्स, ठीक है, और जैकाल। ठीक, आप बताओगे बैट्स। इन सब जानवरों की लार में होता है ये वायरस, इन सब जानवरों की लार में, कुत्ते की लार में, बिल्ली की लार में, भेड़िए की लार में, है ना। अब कई बार बच्चों को डाउट रहता है, कई बार बच्चे कहते हैं मैम शेर के काटने से भी हो जाएगा क्या? भैया शेर के काटने से तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें हुआ भी या नहीं, शेर तो तुम्हारी बूटी बूटी चबा जाएगा, शेर तुम्हें काट कर क्यों भागेगा? शेर तो तुम्हें अपना डिनर बनाएगा ना, अपना लंच बनाएगा, अपना ब्रेकफास्ट बनाएगा। तो शेर से होता होगा लेकिन शेर तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं भैया, तो इसीलिए शेर तो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। ठीक है, तो आओ अब आगे बात करते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बंदर मेरे पास इसलिए आते हैं पूछने के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं कि ये सब जानवरों के किस भाग में ये वायरस होता है। इन सब जानवरों की लार में होता है, और ये सब जानवर जब तुम्हें काट लेते हैं, है ना, कहाँ होता है दोस्तों? लार में। इन सब जानवरों की सलाइवा में होता है ये वायरस, सलाइवा में, लार में होता है दोस्तों। ठीक है, और जब ये आपको काटते हैं तो अपनी लार आपके खून में पहुंचा देते हैं। वही जैसे लार है, आप काट लिया ऐसे तो लग जाए, सारी लार अंदर चली जाएगी दांतों के जरिए, फिर ये वायरस भी चला जाता है हमारे ब्लड में और हमें हो जाता है रेबीज। अब रेबीज के लक्षण क्या है, तो आइए बात करते हैं रेबीज के लक्षणों की, है ना। जैसे पागल कुत्ता हो जाता है, पागल कुत्ते की लार कितनी ज्यादा टपकती है ना, तो उसकी लार में जरूर ये वायरस होता है। अब सिम्टम्स की बात करते हैं हम लोग, सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो रेबीज रोग के जो लक्षण होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करके चलें, तो रेबीज में क्या होता है? दौरे पड़ते हैं दोस्तों, दौरे, दौरे पड़ते हैं। ठीक है, सीजर्स आते हैं, सीजर्स, दौरे पड़ते हैं दोस्तों, पागल हो जाते हैं हम, जब कहते हैं ना पागल कुत्ते ने काटा तो भी पागल हो जाएगा अब, तो पागल हो जाते हैं दोस्तों, एक तरीके से दौरे पड़ते हैं। और इसका प्रभावी अंग क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, इसका प्रभावी अंग आपका तंत्रिका तंत्र है, अफेक्टिव ऑर्गन। तो भैया दौरे पड़ते हैं, इसका मतलब अफेक्टिव ऑर्गन क्या हुआ यहाँ पर, आप बताकर चलोगे, आप लोगों का तंत्रिका तंत्र। तो तुम्हारा मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र इस बीमारी से प्रभावित होता है।
या तो मस्तिष्क लिख दो या तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम वो प्रभावित हो जाता है और इस रोग में मृत्यु तय है, ठीक है। इस रोग में मृत्यु तय है दोस्तों, ठीक है। 6 से 8 महीने में व्यक्ति मर ही जाता है, ठीक। और अब आ जाओ बात करते हैं इसकी खास बात, इसका टीका बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। रेबीज का टीका पूछा जाता है आप लोगों को, रेबीज का टीका किसने बनाया? इसके लिए जो टीका दिया जाता है वो है रेबीज वैक्सीनेशन। तो रेबीज से बचाव के लिए लगाया जाता है रेबीज का टीका। तो जब कभी भी आपको कुत्ता या बिल्ली काट ले तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और मुफ्त में या 10-5 रुपए में एक टीका लगता है, वो टीका लगवा कर आए। तो सरकारी हॉस्पिटल में लगते हैं रेबीज के टीके, ठीक है। और इस टीके की खोज किसने करी, ये बहुत पूछा जाता है। तो भला हो उनका जिन्होंने इस टीके को खोजा भैया, भला हो लुईस पाश्चर का जिन्होंने इस टीके को बना दिया और बनाकर मर गए, लुईस पाश्चर, ठीक है दोस्तों। तो लुईस नाम के साइंटिस्ट थे, लुईस पाश्चर, उन्होंने बनाया था रेबीज से बचाव के लिए टीका। अगर लुईस पाश्चर नहीं होते तो आधे लोग तो कुत्ते बिल्लियों के काटने से मर जाते, क्योंकि कुत्ते बिल्ली काट कर भाग जाते है ना, और भैया फिर टीका वीका कोई था ही नहीं, फिर तो वे मरते ही, रेबीज होता मरते ही सब। तो इसलिए कुत्ते तो सबसे खतरनाक हो जाते। हम कुत्तों से सामना कर पाते हैं इसीलिए, जिससे हम लुईस पाश्चर जी ने जो हमारे लिए तोहफा बनाया है, ये तोहफा हमें बचाता है दोस्तों रेबीज से। तो लुईस पाश्चर जी ने बनाया था रेबीज का टीका। अच्छा, जो ये रेबीज का टीका है या ये जो लुईस पाश्चर जी ने टीका बनाया है दोस्तों, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या मैम जानवरों को भी लगाया जा सकता है? तो हाँ, जैसे हमारे घर में पालतू जानवर हैं, जैसे हमारे घर में कोई पालतू कुत्ता है, कोई पालतू बिल्ली है, तो उनको भी हम ये लगा सकते हैं, जिससे उनकी लार में ये वायरस ना रहे, उनकी लार का वायरस भी मर जाए। तो कई बार ये हमारे पशुओं को भी लगता है और कई बार जब पशु हमें काट लें तो हम इंसानों को भी लगता है। तो ये दोनों में लगता है, जानवरों में भी लगता है और पशुओं में भी लगता है, ठीक है ना, समझ में आ गई, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो रेबीज के बारे में इतना पढ़ना है, अगली बीमारी की तरफ बढ़ लिया जाए भाई। छठी बीमारी जो कि होती है वायरस के कारण, हर्पीस, हर्पीस नाम की बीमारी, हर्पीस। दोस्तों हर्पीस क्या होती है? हर्पीस जो होती है एक त्वचा का कैंसर होती है, सॉरी त्वचा से संबंधित बीमारी है। किसके कारण होती है? विषाणु के कारण, ठीक है। हर्पीस भी कैसी बीमारी है? वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। ये बीमारी भी हमारे अंदर वायरस करता है और वायरस का नाम है हर्पीस वायरस, हर्पीस वायरस, ठीक है। तो वायरस का नाम यही है हर्पीस विषाणु। तो ये बीमारी हमारे अंदर हर्पीस विषाणु ही करता है, ठीक है, हर्पीस वायरस। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि मैम हर्पीस का प्रभावी अंग क्या होता है, पूछा जाता है आपको प्रभावी अंग, तो हर्पीस में आपकी त्वचा प्रभावित होती है। अफेक्टिव ऑर्गन क्या है इस बीमारी का, ठीक है। तो हर्पीस जो होता है इसमें हमारी त्वचा प्रभावित होती है, त्वचा हमारी जो स्किन है वो प्रभावित होती है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इस बीमारी में हम लोगों की जो त्वचा है वो प्रभावित होती है, क्लियर, ये पूछा गया है। हर्पीस में ना त्वचा पर फफोले फफोले पड़ जाते हैं, ऐसे हो जाती है त्वचा जैसे जल गई हो और अकड़ाहट होती है, उसमें बुखार आता है। तो इसके सिम्टम तो नहीं पूछे जाते, सिर्फ पूछा जाता है कि हर्पीस कैसा रोग है, तो कहोगे एक विषाणु जनित रोग है और कहोगे प्रभावी अंग क्या होता है, त्वचा। और दोस्तों ये लैंगिक भी हो सकता है, ठीक है, ये लैंगिक रोग भी हो सकता है, मतलब ये सेक्सुअली रूप से भी फैलता है, लैंगिक रोग भी हो सकता है। तो ये एक दूसरे के साथ लैंगिक रूप से कांटेक्ट बनाने से भी फैल सकता है, ये लैंगिक भी हो सकता है। अरे भैया शानदार, जबरदस्त, ये क्या हुआ, कौन सा भूत है ये जिसने बोर्ड को चेंज करा? तो ये क्या हो सकता है दोस्तों, ये आप लोग बताकर चलोगे, जो हर्पीस होता है ये लैंगिक भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक। तो ये क्या हो सकता है, लैंगिक भी हो सकता है। 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे अभी स्विमिंग पूल आ गया है और बस उसमें कूदने की देरी है स्विमिंग पूल में। लैंगिक रोग भी हो सकता है दोस्तों, इट कैन बी सेक्सुअली। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सेक्सुअली भी हो सकता है, ये लैंगिक भी हो सकता है। मैम कुत्ता जो
जीभ से टच करता रहता है, क्या उसे दूसरी ले लिया तो? बेटा कुत्ता देखो जीभ से टच करेगा ऐसे, तब उसके बैक्टीरिया आपके उसके अंदर थोड़ी ना जा रहे हैं, खून के अंदर। इसीलिए जब वो आपको काटेगा तब आपके खून आपकी स्किन के अंदर अपने दांतों को गड़ाएगा, और तभी उसकी सलाइवा आपके ब्लड के कांटेक्ट में आएगी। या आपको कोई चोट लगी हुई है, आप उससे चोट को लिट करवा रहे हो, खुला है घाव, तब हो सकता है रेबीज। लेकिन कुत्ता अपने ही घाव को अगर चाटता है तो तब उसको इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ये जो कुत्ते बिल्ली होते हैं, ये इनके लार में एक ऐसा लाइसोजाइम जैसे हमारी लार में होता है, जो हमें क्या करता है दोस्तों, बैक्टीरिया से बचाता है। वैसे इनकी लार में भी बैक्टीरिया को मारने वाला एक क्या होता है दोस्तों, एंजाइम, जो इनकी लार के अंदर जो इनकी घाव होती है, घाव उसको ठीक कर देता है। लेकिन ये तो एक वायरस है दोस्तों, तो वायरस जो है इनकी लार में, ये वायरस होता है रेबीज वाला। ठीक है, चलो अब आओ आगे बात करते हैं। तो ये लैगिक भी हो सकता है हर्पीस। अब इसे आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको बेटा सिंगलस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग सिंगलस के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार ये सिंगलस के नाम से भी आ जाता है लिखा हुआ हर्पिस, सिंगलस। ठीक है, आओ आगे बात करेंगे अगली बीमारी की, 7वें नंबर पर बात करेंगे हेपेटाइटिस की। या पहले हम बात कर लेते हैं खसरा की। खसरा जिसको कहते हैं मीजल्स, मीजल्स यानी कि खसरा। तो दोस्तों खसरा भी एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु से होती है। खसरा से डिटेल में कुछ नहीं आता, सिर्फ ये पूछता है कि कौन सी बीमारी है जो विषाणु से होती है। तो खसरा विषाणु से होने वाली बीमारी है, याद रखना। खसरा अभी भी होती है, तुमने कई बार देखा होगा, छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं पूरी बॉडी पर लाल लाल। खसरा, जिसको पित्ती उछलना भी कई बार बोलते हो। तो ये किसके कारण होती है खसरा? आप बताते हो मोरबेबिली, मोरबेबिली वायरस के कारण। ठीक है, मोरबेबिली वायरस, मोरबेबिली विषाणु के कारण। तो ये होती है दोस्तों मोरबी वायरस के कारण, मोरबीविली। एक सेकेंड, मोरबीविली वायरस। ठीक है, मोरबीविली विषाणु के कारण ये बीमारी होती है। तो मोरबीविली विषाणु जो होता है, ये विषाणु करता है हमारे अंदर खसरा रोग। इसके बारे में सिर्फ इतना पूछेगा। ठीक है, अब खसरा जो होता है इसका भी प्रभावी अंग आपको पूछ ले, तो मैंने आपको अभी अभी बताया त्वचा, त्वचा पर ही इन्फेक्शन होता है दोस्तों। त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। अफेक्टिव ऑर्गन यहाँ पर क्या होता है? तो आप बताते हो त्वचा ही होती है, स्किन होती है दोस्तों। ठीक है, और इस बीमारी से बचाव के लिए भी एक टीका दिया जाता है, एक टीका दिया जाता है, एक वैक्सीनेशन दी जाती है। तो वो वैक्सीनेशन कौन सी है? आप लोग बताकर चलते हो, वैक्सीनेशन है MMR। अभी MMR की हम लोग फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे आगे चलकर, क्योंकि अभी ये और भी बीमारियों में लगेगी। आपने खसरा के बारे में पढ़ा, खसरा जिसको कई बार आप लोगों को रुबेला करके भी आ जाता है पेपर में, रूबेला। तो कई बार हम लोग रुबेला इसी को बोल देते हैं, रूबेला। वैसे रुबेला अलग बीमारी है, लेकिन खसरा को ही कई बार हम रुबेला के नाम से जान लेते हैं बेटा। ठीक है, चलो। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग रुबेला के नाम से जाना जाता है? तो आप कह देते हो उसको खसरा। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अगली बीमारी 8वें नंबर की बीमारी है मम्स। मम्स जिसको कहते हैं कनफेडा, कनफेडा या गलसुआ, ये सारे लोग आपने सुन रखे होंगे। मम्स हो गया, कनफेडा या फिर गलसुआ रोग। मैम ये बीमारी कौन करता है? तो ये बीमारी भी हमारे अंदर विषाणु करता है। ये बीमारी भी हमारे अंदर कौन करता है? वायरस करता है। इस बीमारी को भी करता है हमारे अंदर वायरस। और मैम जब वायरस इस बीमारी को करेगा तो कौन सा वायरस है? आप बताते हो पैरामिक्सो, पैरामिक्सो वायरस। भैया ये तो मिक्सो डांस करता है, टू 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 टू, पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, ठीक है। राज पुलिस, राजस्थान पुलिस के लिए कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो।
स्नीजिंग तो एक एलर्जी है बेटा, वो तो एलर्जी, जब भी आप धूप में जाओगे या धूल में जाओगे तो वो स्नीजिंग आती है आप लोगों को। इसको कहा जाता है पैरामिक्सो, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है, पैरामिक्सो विषाणु, इसको कहा जाता है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। चलो अब आगे बात करेंगे कि मैम इसका भी प्रभावी अंग बताओ। तो ये जो बीमारी है इसमें प्रभावी होती हैं आपकी लार ग्रंथियां। प्रभावी अंग कौन सा है? अफेक्टिव ऑर्गन। इस बीमारी का अफेक्टिव ऑर्गन कौन सा है? इस बीमारी का जो अफेक्टिव ऑर्गन है वो है दोस्तों, आप बताओगे, आपकी लार ग्रंथियां। क्या है? लार ग्रंथियां, ठीक है बच्चा, लार ग्रंथियां, सेलेवरी ग्लैंड। तो हमारी सेलेवरी ग्लैंड प्रभावित होती हैं इस बीमारी में। और मैम कौन सी सेलेवरी ग्लैंड प्रभावित होगी? सेलेवरी ग्लैंड तो आपने हमें 3 पढ़ाई थी, तो बेटा सेलेवरी ग्लैंड होती है पैरोटिड वाली, पैरोटिड, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं, पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथियां, पैरोटिड पढ़ा था ना आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में, पैरोटिड सेलेवरी ग्लैंड को, जो आपके कान के पीछे से निकलती हैं, वही वाली प्रभावित होती हैं। और इसमें आपका मुंह ऐसे फूल जाता है बेटा। तो ये जो बीमारी होती है ना, या ये जो वायरस होता है, ये दूषित जल में रहता है। तो ये बीमारी गंदा पानी पीने से हो सकती है। ये दूषित जल में रहता है दोस्तों ये वायरस, इम्प्योर वाटर में रहता है ये वायरस, इम्प्योर वाटर, गंदे पानी में रहता है दोस्तों। तो इसीलिए बीमारी कैसे हो सकती है? गंदे पानी पीने से होती है बीमारी। इसमें भी बुखार आता है ना, और खाना जब निगलते हैं तो दिक्कत होती है, गला दुखता है, और यहाँ से दोनों एरिया ये फूल जाते हैं, इसको कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे कि इस बीमारी के लिए भी मैम कौन सा टीका है जो दिया जाता है, कौन सी वैक्सीनेशन है जो दी जाती है। तो भाई टीके की अगर हम लोग बात करते हैं तो टीके की यहाँ पर बात होगी, आप लोगों को दिया जाता है वही टीका MMR, MMR, ठीक है, MMR। तो MMR को अभी भी बताऊंगी, अभी आगे चल रहे हैं फिर पढ़ेंगे MMR। तो आओ अब हम लोग बात करते हैं कि मैम अगली बीमारी 9वें नंबर की ये हो जाती है खसरा। खसरा के बारे में भी तुमने सुना है, सॉरी खसरा तो करा दी, मीजल्स। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? छोटी माता की, छोटी माता, ठीक है। तो आपने स्मॉल पॉक्स तो पढ़ी थी, स्मॉल पॉक्स जिसको हम चेचक कहते थे। अब है छोटी माता जिसको हम कहते हैं चिकन पॉक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? चिकन पॉक्स। तो ये भी आपको नाम से ही पूछी जाती है, सिर्फ ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, तो ये उसमें दी होती है चिकन पॉक्स। फिर आपको चूज करना होता है कि चिकन पॉक्स है जो वायरस से होती है। तो ये बीमारी भी किसके कारण होती है दोस्तों? विषाणु से, वायरस से होती है ये बीमारी। और मैम वायरस कौन सा है जो इस बीमारी को करता है? तो वायरस है आप लोगों का, आप बताओगे स्मॉल, ये वेरीसेला, वेरीसेला, वेरीसेला जोस्टर। तो वायरस का नाम है वेरीसेला जोस्टर, वेरीसेला, बहुत सेला है दोस्तों, वेरीसेला जोस्टर। वेरियोला कौन सा था? वेरियोला कर रहा था आपके अंदर चेचक, लेकिन ये है वेरीसेला जोस्टर, ये करता है आपके अंदर छोटी माता। तो बेटा इनके नाम उल्टे उल्टे हैं। चेचक को हम लोग कहते हैं स्मॉल पॉक्स इंग्लिश में, लेकिन छोटी माता को हम लोग कहते हैं चिकन पॉक्स इंग्लिश में। तो इनके नाम उल्टे उल्टे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देकर इनको पढ़ेंगे, ठीक है। आओ आगे बात करेंगे हम लोग कि मैम ये जो बीमारी होती है ये विषाणु से होती है, वायरस से, और इस बीमारी से बचाव के लिए भी क्या बच्चे को कोई टीका दिया जा रहा है? तो हाँ जी बेटा, इस बीमारी से बचाव के लिए भी वैक्सीनेशन बच्चों को दी जा रही है। और मैम वैक्सीनेशन का नाम क्या है? तो आप लोग बताते हो MMRV वैक्सीनेशन दी जा रही है भाई, MMRV वैक्सीनेशन। तो MMR बेटा आ जाओ, अब इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। MMR और V भी यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, M का मतलब हो जाता है मीजल्स, यानी खसरा, यानी ये खसरा से बचाव के लिए दी जाती है। फिर इस वाले M का मतलब हो जाता है दोस्तों मॉम्स, मॉम्स यानी कि ये गलसुआ के लिए भी दी जाती है, गलसुआ रोग,
गर्ल्स हुआ रोग। ठीक है, समझ में आई बात? मैम उसे प्यास लगती है तो कैसे करता है मैम? बेटा किसे, अच्छा वो इसीलिए तो मर जाता है बेटा रेबीज में। वो पानी भी नहीं पीना, पानी भी पीना बंद कर देते हैं वो। तो पानी को देखकर डरते हैं, दूर भागते हैं। बोतल उनको पीने के लिए दोगे, पानी पीने के लिए दोगे, भागेंगे। पानी को पागल हो जाते हैं पूरी तरह, तभी तो रेबीज में मृत्यु हो जाती है बेटा। तो वो पानी से डरते हैं। ठीक है, आर, आर से बनेगा दोस्तों रूबेला। रूबेला, रूबेला। और वी से बनता है वेरीसेला। वेरीसेला, यानी कि ये है वेरीसेला, इसको करने वाला वायरस। तो ये होता है दोस्तों इस टीके की फुल फॉर्म। इस टीके की फुल फॉर्म मीजल्स, मम्स, रूबेला और वेरीसेला, ये इस टीके की फुल फॉर्म है। ये टीका, एक टीका 4 बीमारी से बचाता है। तो जिनको इंजेक्शन से लगता है डर, उनके लिए कमाल की चीज़ है। एक ही बार इंजेक्शन लगवाओ और 4 बीमारियों से बचाओ अपने आप को, है ना? तो ये आप लोगों ने देखा, यहाँ से ये चीज़ें आपने करी। अब 2 बीमारियां और बची हुई हैं, चलो आओ उनको भी करते हैं। तो यहाँ से यही पूछा जाता है आप लोगों को। अब 2 बीमारियां और बची हैं, आप बताएंगे कि 10वें नंबर पर है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस रोग। अब हेपेटाइटिस भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ठीक है, बताओगे हेपेटाइटिस भी किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, वायरस के कारण होती है बीमारी भी। और मैम कौन सा वायरस है? आप बताते हो हर्पिस, ये हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। भैया वही नाम है जो बीमारी का है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस विषाणु। तो हेपेटाइटिस विषाणु करता है इसे भी। ठीक है, इसको HBV भी बोलते हैं कई बार, HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस। कई बार इस फॉर्मेट में भी आ जाता है लिखा हुआ HBV, यानी H से बनेगा हेपेटाइटिस और B से बनता है बी और V से बन जाता है वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस ऐसे भी लिखा जाता है ना? अब ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस बी, या ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये भी लैगिक हो सकता है दोस्तों। तो ये भी लैगिक रूप से फैलता है, ये भी एक लैगिक रोग है। क्या है? लैगिक रोग है। तो ये भी सेक्सुअली फैलता है दोस्तों। अगर किसी को हेपेटाइटिस है, उसके साथ किसी ने सेक्सुअली कांटेक्ट करा है, उसको भी हो सकता है हेपेटाइटिस। तो ये सेक्सुअली डिजीज होती है, सेक्सुअली डिजीज है हेपेटाइटिस। ठीक है, सेक्सुअली फैल सकता है दोस्तों हेपेटाइटिस भी, है ना? अब हेपेटाइटिस जो होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसके टाइप्स होते हैं कुछ, इसके कुछ प्रकार होते हैं हेपेटाइटिस के। जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है। तो आपको लिखा मैंने हेपेटाइटिस ए, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सामान्य होता है, दवाइयाँ खाओ ठीक हो जाते हो, नॉर्मल। ठीक है, थोड़ा खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का टीका है दोस्तों, इसके लिए टीका है। ठीक है, वैक्सीनेशन है, तो इसको वैक्सीनेशन से भी रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी को टीके से रोका जा सकता है। क्लियर? तो वैक्सीनेशन इसके लिए है, और वैक्सीनेशन यही है HBV, यानी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। तो देखो बीमारी के वायरस का भी नाम वही और बीमारी के टीके का नाम भी वही, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस और HBV हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। इस बीमारी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए टीका है दोस्तों, टीका लग जाता है और ये बीमारी ठीक भी हो जाती है दवाइयों से। ठीक है, अब आओ, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। बेटा सबसे खतरनाक है, इसके लिए कोई टीका नहीं है। तो ये प्रश्न आता है कि कौन सा हेपेटाइटिस है जिसके लिए कोई टीका नहीं है? तो कोई टीका नहीं है। ठीक है, लिखोगे कोई टीका नहीं है, कोई टीका नहीं है, नो वैक्सीनेशन, नो वैक्सीनेशन। तो ये प्रश्न आया है बेटा पेपर में, कौन सा हेपेटाइटिस है
जिसके लिए कोई टीका नहीं है। तो आप कहोगे हेपेटाइटिस सी जो होता है इसके लिए कोनो टीका नहीं है दोस्तों, है ना। मैम गांव में लोग देवी जी आ गई हैं ऐसे बोलते हैं। हाँ, माता निकलती है जब किसको, तो कई बार बोलते हैं बड़ी माता, छोटी माता, या माता निकल गई भाई उधर मत जाना। तो इसलिए बच्चों को मना करते हैं कि जिसके घर माता निकल रही है उसके घर नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है इसका वायरस। तो आसपास रोगी जिस कमरे में रहता है, रोगी के कमरे में पूरी तरफ घूमता रहता है वायरस, और जब कोई बच्चा उस कमरे में जाएगा तो उसके सांस के साथ चला जाता है अंदर और फिर एक्टिव हो जाता है उसके शरीर में जाकर, और उसको भी निकल आती है फिर यही, ठीक है, उसको भी निकल आती है। MMR इज ऑल्सो एन मैटरनल मोर्टिलिटी टेस्ट। हाँ बेटा, वो एक टेस्ट भी होता है, लेकिन यहाँ हम टीके की बात कर रहे हैं, ठीक है। MPP के लिए बिल्कुल ले सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि हेपेटाइटिस सी, इसके लिए कोई टीका नहीं है, और हेपेटाइटिस सी को ही कहते हैं काला पीलिया, इसी को कहते हैं काला पीलिया। तो आपको पूछा जाता है कि कौन सा हेपेटाइटिस है जिसे काला पीलिया कहते हैं, तो यही है हेपेटाइटिस सी, काला पीलिया। बेटा ये आपके लीवर का कैंसर बन जाता है, लीवर डैमेज कर देता है पूरा, इसी को कहते हैं ब्लैक हेपेटाइटिस, इसी को कहा जाता है ब्लैक हेपेटाइटिस, काला पीलिया, क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारे लीवर को डैमेज कर देता है, ठीक है। बेटा रेबीज के इंजेक्शन को लेने का टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। अगर किसी कुत्ते ने तुम्हें काट लिया तो 24 घंटे के अंदर तुम्हें वो वैक्सीनेशन लगवा लेनी है, अगर, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही इसके बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है आपके शरीर में, तो 24 घंटे तक अभी वो कोई इन्फेक्शन नहीं कर रहा, इससे पहले तुमने वैक्सीनेशन लगवा ली तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर 24 घंटे तक भी आपने इंजेक्शन नहीं लिया तो फिर वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है वायरस, और फिर एक बार एक्टिव हो गया तो फिर उसको रोक पाना मुश्किल है, नामुमकिन है, ठीक है। तो आओ अगली बीमारी की बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोग बताओगे पोलियो, 11वीं बीमारी है भाई पोलियो, पोलियो रोग। पोलियो के बारे में सभी जानते हैं, सबने देखा है पोलियो को, सबने पोलियो की दवाई भी पी है दोस्तों। 2 बूंद जिंदगी की मैं बात कर रही हूँ, 2 घूंट जिंदगी के तो अलग बात है, 2 बूंद जिंदगी की मैं बात कर रही हूँ, सबने पी है ना। तो 2 बूंद तो पी ली बढ़िया है, लेकिन 2 घूंट से अलग ही रहना। अब देखो ये भी किसके कारण होता है, विषाणु के कारण, है ना। ये बीमारी भी किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है, वायरसेस करते हैं इस बीमारी को। वायरस का नाम है पोलियो वायरस दोस्तों, पोलियो वायरस, ठीक है। तो पोलियो का वायरस होता है जो पोलियो रोग करता है, पोलियो विषाणु। और आप लोग बताकर चलोगे कि ये भी दूषित पानी में ही रहता है, दूषित जल में रहता है दोस्त, ठीक है। दूषित जल, इम्प्योर वाटर में, इम्प्योर वाटर में रहता है, गंदे पानी में रहता है ये। अब गंदा पानी बच्चा पी ले उसको हो जाती है बीमारी। अच्छा, पोलियो कितने से कितने उम्र के बच्चों को प्रभावी करता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो पहले लिखेंगे हम लोग इसका प्रभावी अंग, पोलियो का प्रभावी अंग, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको हेपेटाइटिस बताई है बीमारी, ये हेपेटाइटिस, इसका भी प्रभावी अंग कई बार पूछ लेता है, इसको भी लिख लो भाई। वैसे तो आप सभी जानते हो कि हेपेटाइटिस में जो प्रभावी अंग होता है वो यकृत होता है, हमारा लीवर, हमारा यकृत, ठीक है, हमारा यकृत प्रभावित होता है। अफेक्टिव ऑर्गन कौन सा होगा दोस्तों, तो आप बताओगे अफेक्टिव ऑर्गन होता है हमारा लीवर, ठीक है। हेपेटाइटिस में हमारा लीवर प्रभावित होता है बच्चों, लीवर होता है खराब। लेकिन अब आपको पूछे पोलियो में, पोलियो के अंदर प्रभावी अंग कौन सा होता है, यहाँ पर अफेक्टिव ऑर्गन कौन सा होगा। तो पोलियो रोग में जो अफेक्टिव ऑर्गन होता है वो आप लोग का होता है तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ भी आपका तंत्रिका तंत्री खराब होता है, इस बीमारी में भी हमारा नर्वस सिस्टम खराब होता है, और ये बीमारी जो है हमारे नर्वस सिस्टम को खराब कर देती है, और दोस्तों हमको लकवा मार जाता है, लकवा, पैरालाइसिस हो जाते हैं हम, पैरालाइसिस हो जाता है, पैरालाइज हो जाते हैं। तुमने देखा होगा ना, जिसको भी पोलियो हुआ है तो पैर में पोलियो हो जाता है, पैर काम नहीं करता, कई बार हाथ में भी होता है पोलियो, एक हाथ तो विकसित हो जाता है, दूसरा हाथ विकसित ही नहीं होता, छोटा रह जाता है साइज में। तो ये पोलियो जो होता है
आप लोग बताओगे इसमें लकवा मार जाता है हमारे अंदर। ठीक है, अब पोलियो का प्रभावी अंग क्या हुआ? हमारा तंत्रिका तंत्र। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि पोलियो नाम की जो बीमारी होती है मैम, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पोलियो के लिए भी कोई टीका है क्या? बेटा ये भी भारत से जा चुकी है बीमारी, भारत मुक्त हो गया है इस बीमारी से। भारत 2 विषाणु जनित रोगों से मुक्त हो गया है, चेचक से और पोलियो से। चेचक लिखवाया तो भारत मुक्त हो गया है दोस्तों। इस बीमारी से भी इंडिया जो है हमारा, इंडिया इस बीमारी से फ्री हो गया है, क्योंकि कमाल कर रही हैं 2 बूंद जिंदगी की दोस्तों। इस बीमारी से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है बच्चों को और दवाई भी पिलाई जाती है। तो आइए बात करते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो, ठीक है, तो बेटा पोलियो का टीका अगर आपको कभी पूछे, पोलियो की वैक्सीनेशन अगर कभी आपको पूछे, तो आप बताएंगे कि पोलियो रोग के लिए 2 टीके दिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है ओपीवी, ओपीवी है ना, और एक इंजेक्शन। एक तो ओपीवी होता है और एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन होता है बेटा पोलियो वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन इसको कहते हैं, पोलियो वैक्सीनेशन, पोलियो का टीका, पोलियो का टीका। तो देखो आपको पूछता है कि ओपीवी क्या है? ओपीवी को बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन। मतलब ये ऐसी वैक्सीनेशन है जो मुंह से पिलाई जाती है। ओरल का मतलब होता है मुंह से पीना, ओरल पोलियो टीका, ओरल पोलियो टीका मतलब ये टीका मुंह से पिलाया जाता है। और ये टीका वही है जो आपने 2 बूंद जिंदगी की पी थी। सबके मुंह में 2-2 बूंद डाल के जाते हैं ना, 0 से 5 साल तक के बच्चों को ये पिलाई जाती है। तो ये ओपीवी कितने साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है? 0 से 5 साल तक, 5 साल तक के बालकों को ये दी जाती है। तो ये पूछा जाता है कि ओरल पोलियो वैक्सीनेशन या ये जो पोलियो रोग है ये कितने से कितने साल के बच्चों को प्रभावित करता है? तो 0 से 5 साल तक के बच्चों को, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती इस रोग से बचने की, इस वायरस से लड़ने की शक्ति उत्पन्न नहीं होती बच्चों के शरीर में। लेकिन 6 साल का जब बच्चा होगा तो उसे पोलियो कभी नहीं होगा, क्योंकि 6 साल में बच्चे के अंदर वो ताकत आ जाती है जो इस वायरस को मार गिराएगी। उसका खुद का शरीर इतना स्ट्रोंग हो जाता है बच्चे का कि उसको पोलियो फिर हो ही नहीं सकता। तो 0 से 5 साल तक के बच्चों को होती है बीमारी, इसीलिए 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दी जाती है। ठीक है, तो लिखोगे बाय एज ऑफ 0 to 5। तो 0 to 5 एज के जो बच्चे होते हैं उनको दी जाती है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो ओपीवी है इसको किसने बनाया था? किसने इसको बनाया? किसने इसका इन्वेंशन करा? तो आप लोग बताओगे कि जो ओपीवी है, ठीक है, इसको जो बनाया था वो बनाया था, आप बताओगे अल्बर्ट साबिन ने। किसने? अल्बर्ट साबिन, अल्बर्ट साबिन नाम के साइंटिस्ट ने, अल्बर्ट साबिन। तो ये पूछा जाता है कि पोलियो की जो ओपीवी है यानी कि मुंह से पिलाई जाने वाली जो दवाई है वो किसने बनाई थी? इसका इन्वेंशन करा था अल्बर्ट साबिन ने। और मैम जो पोलियो का टीका है ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है पोलियो का जो टीका, इसको किसने बनाया था दोस्तों? इसको किसने बनाया? इसका इन्वेंशन किसने करा? ये पूछ लेगा। इसका इन्वेंशन करा था जोनास सोल्क ने, जोनास सोल्क। किसने बच्चा? जोनास सोल्क। ठीक है, तो बताओगे जोनास सोल्क। तो जोनास सोल्क नाम के साइंटिस्ट ने पोलियो का टीका बनाया था। ठीक है, तो वो वायरस से होने वाली बीमारियां हमने कर ली खत्म। अब हम चलेंगे अगली क्लास की तरफ और बात करेंगे फंगस और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो अब आप लोगों का लगभग आने वाला जो 1 हफ्ता है उसमें मैं आपके सारा सिलेबस जो है वो ख़त्म करा दूंगी। तो अब आप लोगों का कल तो क्विज़ आप लोग लगाएंगे और जब आप मंडे में क्लास लेंगे
तो अब मंडे से जो नया हफ्ता आपका आएगा उस हफ्ते में आपका सिलेबस बायो का खत्म। ठीक है बेटा, क्लियर? चलो, तो धन्यवाद, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। पोलियो अलग है और पिलाया अलग है। हाँ जी बेटा, पोलियो अलग है। हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ से आप लोगों ने जो आज की चीज़ें पढ़ी हैं, थोड़ा आज मैंने स्पीड में इसीलिए कराई हैं चीज़ें जिससे आप लोग चीज़ों को समझ पाएँ और जल्दी से आप इस एक क्लास में कर लें, क्योंकि जो पेपर में आपको फैक्ट आते हैं वो फैक्ट आपने सारे यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? नेम, किसका नेम गलत हो गया भाई? किसका नेम गलत हो गया ये बताओ। OPV, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? पोलियो का टीका किसने बनाया था? जोनास सोल्क ने बनाया दोस्तों, है ना, पोलियो का टीका। लेकिन OPV जो है, मुंह से पिलाई जाने वाली जो दवा है, वो एल्बर्ट साबिन ने बनाई थी। ठीक है, चलो, पीलिया रह गया बेटा। ये पीलिया हेपेटाइटिस ही तो था। ये पीलिया जो था ये हेपेटाइटिस ही तो था। इसी को तो कह रहे थे पीलिया। इसी को कहते हैं बेटा पीलिया, हेपेटाइटिस को ही। हेपेटाइटिस को ही कहा जाता है पीलिया। ठीक है, क्लियर? तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सैटरडे को क्लास इसलिए नहीं होगी बच्चा क्योंकि संडे में मेरी मैराथन है एक, तो वो मैराथन मुझे तैयार करनी है बच्चा कल।